नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं ये जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास दी है, इतिहास का अध्याय 11। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिया है अध्याय 11 में इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इसका जो प्रश्न दिया यहाँ देखें इसको, इसमें है कि शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो शिल्पकार थे उनकी कुशलता, उनका जो बनाने का एक तरीका था वो स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो वो जो है आप बड़े बड़े जो स्तूप बने हुए हैं वहाँ इन कलाकारों की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य जो हमारे पूरी दुनिया में प्रचलित हैं वो हैं महाभारत और रामायण। रामायण और महाभारत पूरे अपने इंडिया में प्रचलित हैं। प्रश्न 3 दिया गया है कि आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई जाती हैं। तो वहाँ जाके आप जो है उनको देख भी सकते हैं। प्रश्न 4 दिया है कि प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है। तो देखिए स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ या रास्ता बना होता था और जिसे प्रदक्षिणा या पथ कहते थे, उसी को पथ कहते हैं। प्रश्न 5 दिया है कि प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो प्राचीन काल में जो है देखिए मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, कोई दूसरा जो है इनको नहीं बनवा पाता था। ठीक है, तो अब तो बहुत सभी लोग बनवाने लगे हैं। पहले जो है पहला काम यह था यहाँ कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ करके शिलालेखों को खोद कर निकालना होता था और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर शिलालेखों को वहाँ तक पहुँचाना होता था। तो इस प्रकार से वहाँ के जो स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे प्राचीन काल में। देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है। तो देखिए आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये पूरा जो है इसका रिसर्च करके बताया था। प्रश्न 7 दिया गया है कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन से थे। तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख जो चिकित्सक थे वो थे चरक, यानी चरक संहिता पूरी बनी है, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक रही है, और दूसरा है सुश्रुत यानी चौथी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, तो ये जो दो थे महान जो है प्रसिद्ध चिकित्सक माने जाते थे। यहाँ देखिए प्रश्न 8वां दिया है कि प्राचीन काल की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो प्राचीन काल की जो चित्रकला थी वहाँ की ये विशेषताएं हैं। देखिए ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। जो ये रंग थे किससे, पौधों से और खनिज जो निकलते थे उससे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में भी बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 यानी 1500 साल बाद भी चमकदार रहते थे। इस प्रकार से ये प्राचीन काल की चित्रकला थी। प्रश्न 9वां देखिए लिखा है कि कवि कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है, उन्हें लिखिए। तो देखिए उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, मेघदूत का एक श्लोक है वहाँ पे, तो इसमें है कि यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक बिरही प्रेसी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गोबर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस प्रकार से उन्होंने उसमें लिखा है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।